हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 यानी कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉल्यूशन के हमने दो पार्ट्स बनाए। दो पार्ट्स इन द सेंस, पहले पार्ट में हमने आधे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाया, आधे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे बाकी के लेफ्ट टॉपिक्स जो कि हमने नहीं पढ़ा था। ओके, सो अब देखिए, लास्ट टाइम हमने छोड़ा था डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी पर। हमने हमारा ये जो टॉपिक है वो क्लोज किया था। सो अब हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि है फॉर्मेलिटी। अब देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए फॉर्मेलिटी क्या होता है। फॉर्मेलिटी में आपको बताया जाएगा एक डेफिनेशन जो कि मैंने खुद से लिखा है आपके लिए एनसीईआरटी और अदर गाइडेंस लेकर। ठीक है, so formality may be defined as the total number of formula mass of solute dissolvent per liter of the solution. It is expressed by capital S and expressed by mole liter. अब देखिए फॉर्मेलिटी बोल क्या है। फॉर्मेलिटी कह रहा है कि जैसे कि हमारा मोलैरिटी में था, किसमें था? मोलैरिटी में था। जैसे कि मोलैरिटी में क्या होता था कि सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होते थे उसमें 1 लीटर में वो डिसॉल्व होता था सॉल्यूट के पार्टिकल्स। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेलिटी मास ऑफ सोल्यूट। फॉर्मेलिटी मास ऑफ सोल्यूट यानी कि यहाँ पे क्लियरली फॉर्मेलिटी की बात की जा रही है कि फॉर्मेलिटी मास ऑफ सोल्यूट होगा वो डिसॉल्व होगा किसमें? 1 लीटर में, एंड दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेलिटी। ओके, फिर इसे डिनोट किससे किया जाता है? इसे कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। साथ ही साथ इसे एक्सप्रेस करने का तरीका है मोल बाय लीटर, नॉट पर लीटर, मोल बाय लीटर। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद इसका आपका फॉर्मूला देखेंगे, जो मास ऑफ सोल्यूट एज इट इज, जैसा कि हमारा मोलैरिटी का था, सेम एज यूजुअल हमारा फॉर्मेलिटी का भी सेम होने वाला है। अब आगे देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में आपसे कहा गया द टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन per liter of the solution is called as normality. So अब ये क्या हो गया? पर लीटर, बट क्या है इसमें? ग्राम डिसॉल्व है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट आप समझ रहे हैं ना, क्या देना चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में 1 लीटर्स में, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। अब इसे एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? इसे एक्सप्रेस करने का तरीका, इट इज डिनोटेड बाय एन और एक्सप्रेस्ड बाय एन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट बाय लीटर। इक्विवेलेंट पर लीटर बाय लीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हमारा परसेंटेज। आप परसेंटेजेस से सबको क्या लगता है कि परसेंटेज मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो परसेंट हमारे आते हैं वो होता है, या फिर किसी चीज का परसेंट निकालना हो सकता है, किसी भी चीज का कोई परसेंट हो सकता है। लाइक कितना परसेंट हमने पढ़ लिया है, सो दैट इज आल्सो अ परसेंटेज, एक मार्जिन निकालना है। उसी तरीके से सॉल्यूशन में परसेंटेज को बताया गया है। परसेंटेज में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब उन्होंने कहा कि 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो है उसमें जितना परसेंट सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज। ये क्लियर है? परसेंटेजेस के उन्होंने दो तरीके बताए। पहला बताया मास परसेंटेज, दूसरा बताया वॉल्यूम परसेंटेज। एज अ मास परसेंटेज होगा वो इन्वॉल्व, या फिर वॉल्यूम से इन्वॉल्व होगा। सो देखिए, दोनों समझते हैं। मास परसेंटेज यानी कि सॉलिड फॉर्म में जो कि होगा, और वॉल्यूम में आप समझ लीजिए लिक्विड ले लीजिए, या फिर आप वही नॉर्मल समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए लिक्विड हो गया या फिर सॉलिड हो गया, बट हम लिक्विड ले चलते हैं क्योंकि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, और मास में उन्होंने क्या बोला? वेटेज की बात कर रहा है। इट मीन्स मास के लिए हमारे लिए सॉलिड फॉर्म बताइए। सो द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स यानी 100 ग्राम ही होगा। उस ग्राम में जितना वो डिसॉल्व हो रहा है और द सॉल्यूशन में जितना वो डिसॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम परसेंटेज, कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? सो द टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर 100 grams of that solution are called as volume percentage. अब जो कि वॉल्यूम की फॉर्म में डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? आपको ये दो टॉपिक्स क्लियर हो गए। फॉर्मेलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, देन उसके बाद परसेंटेज हो गया। ये मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड आपको डिफाइन में आ सकते हैं, या फिर आ सकता है एक्सप्लेन दैट व्हाट इज सॉल्युबिलिटी और व्हाट इज फॉर्मेलिटी। दैट इज दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न में आने वाले हैं। एमपी बोर्ड एनसीईआरटी के लिए ये बेस्ट एडवाइस है, क्योंकि मैंने ये रेफर किया है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर मैं आपके लिए क्वेश्चंस और टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। सो आप इस पर ध्यान दें, आप इसे अच्छे से पढ़ें, है ना? तो आप इससे क्या करेंगे? अपना एग्जाम जो है बहुत अच्छा लिख पाएंगे और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जाम में आना क्या है और हमें करना क्या है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते तो हमारा आता है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ कंपोनेंट और टोटल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन आर नोन एज मोल फ्रैक्शन। अब इन्होंने कहा कि जो कंपोनेंट है
मतलब इन द सेंस द टोटल नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ कंपोनेंट, जो रेशियो कंपोनेंट का होता है और जो टोटल कंपोनेंट का है ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कैपिटल एक्स से। और मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज वन। मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, वन होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिफाइन व्हाट इज मोल फ्रैक्शन और राइट शॉर्ट नोट्स और राइट डेफिनेशंस लाइक दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, हम मोल फ्रैक्शन के आगे हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली द अमाउंट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है व्हिच डिपेंड्स ओनली द, मतलब ओनली किस पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पर और द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे कर रहा है और अमाउंट्स पर कर रहा है कि कितना अमाउंट वो डिसॉल्व उसमें डिसॉल्व हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसे हम क्या कहते हैं, और हाँ साथ ही साथ उन्होंने बताया एक और पॉइंट कि बट नॉट ऑन द नंबर ऑफ नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल्स की नेचर होती है लाइक उनको कुछ चीजों से इफेक्टिव होते हैं, कुछ चीजों से प्रोटेक्टिव होते हैं, वैसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है कोलिगेटिव में। वो क्या करता है, सिर्फ सॉल्यूट को देखता है कि कौन सा जो हमारा केमिकल है या फिर जो भी हमारा सॉल्यूट है वो डिसॉल्व कितना हो रहा है और वो कैसे हो रहा है। इसमें ये नहीं बताया जाता कि उसका नेचर इफेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हम कोई चीज रिएक्शन नहीं कर सकते, उसका नेचर नहीं है रिएक्ट करने का, बट फिर भी हम क्या करते हैं, रिएक्शन के लिए हम उसे कर लेते, बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होती है, ये होती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हमें कुछ दिए गए जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि उन्होंने हमें बताया कि जो रिलेटिव लोअरिंग होती है उनकी वेपर प्रेशर की, वो उस पर यूज होती है, वो होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑस्मेटिक प्रेशर। अब जो ऑस्मेटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो भी होती है, उसमें भी होती है हमारी क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगती है। आगे देखेंगे इवेल्युएशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट का इवेल्युएशन होता है वो उसमें भी क्या लगता है, हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही यूज किया जाता है। आगे कह रहे हैं डिप्रेशंस एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें भी यूज होता है। पहले आप समझ लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट पे भी यूज हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पे भी यूज हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने रिलेटिव जो लोअरिंग वेपर प्रेशर को हाई अप लोअर रिलेशन जो उनके बीच में रहता है उसमें भी हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब इससे क्या बताया गया, दो टाइप्स में बताया, इसके दो टाइप्स इन द सेंस इससे सॉलिड और लिक्विड्स के बेस में बताया गया। देखिए सबसे पहले बताया गया वॉलेटाइल लिक्विड। अब दोज लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज। वेपर फेज में जो लिक्विड्स उड़ जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज वॉलेटाइल लिक्विड लाइक वाटर, अल्कोहल, पेट्रोलियम सब्सटेंस और लाइक दिस काइंड्स ऑफ एक्सेट्रा ईटीसी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वाटर, अब आप इसे बॉइल करेंगे वेपर फॉर्म में उड़ जाएगा, दैट इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस हो गया। अब पेट्रोल, पेट्रोल को जब आप खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी एक वेपर के जो रहेगा वेपर के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा और इनफली शॉर्टेज वो खत्म हो जाएगा। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, इसे भी हम कह सकते हैं दैट इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। अब नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, सो दो सब्सटेंस व्हिच कन्वर्टेड डज नॉट कन्वर्टेड into vapor phase are called as volatile liquid, non-volatile liquid sorry. So non-volatile liquid कहलाने के लिए क्या होता है कि जो वेपर के फॉर्म पर ना फेज मतलब वेपर के फॉर्म पर ना जाएगा, लाइक जैसे मान लीजिए ऑयल हो गया, आप ऑयल को खुला रख दीजिए वो वेपर के फॉर्म में नहीं जाएगा क्योंकि वो हमें पता है वो सॉलिड बेस पे। तो सॉलिड बेस में इन द सेंस कि वो उस फेज में क्या है, वो उस तरीके का सॉलिड टाइप का है कि वो जो वेपर के फॉर्म में नहीं जाएगा। सो दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस और लिक्विड, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए यूरिया बोल रहे हैं, सॉल्ट बोल रहे हैं, शुगर बोल रहे हैं। सो दैट इज आल्सो सॉल्ट एंड शुगर्स आर द सॉलिड थिंग्स। सो ये क्या होगा, ये वेपर के फेज में जाएगा क्या, नहीं जाने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए शक्कर को आप धूप के नीचे रख लीजिए, बर्फ में रख लीजिए, वो ना तो फ्रीज तो हो जाएगा, इट्स ऑलवेज फ्रीज हो जाएगा, लेकिन क्या वो वेपर के फॉर्म में उड़ सकता है, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। सो दैट इज आर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। अब आपके यहाँ पर जो टॉपिक्स होते हैं फिनिश। इतने ही टॉपिक्स अराउंड मुझे लगे थे कि आ सकते हैं और आएंगे। 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं हमारे जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2-3 टॉपिक्स के बाद आई थिंक दैट इज इनफ, क्योंकि देखिए हर चैप्टर से हमें एक मार्जिन गवर्नमेंट ने दे दिया। मार्जिन गवर्नमेंट ने कैसे दे दिया है, लाइक हमें चैप्टर के ब्लूप्रिंट में इन्होंने पहले बता दिया है
कि 7 मार्क्स का सॉल्यूशन है, फिर 7 मार्क्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इस टाइप से हमें क्या करनी है, डिवाइड कर दिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उसी को फॉलो करके चल रहे हैं। जो गाइडलाइंस हमें गवर्नमेंट ने दी, हम उस गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को एज यूजुअल उससे फॉलो करते चलेंगे। लाइक जैसे लास्ट ईयर का था ना, 2-3 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव्स आने वाले थे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, लाइक दैट वो आएंगे। तो हम उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। और रही बात सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स की, सो न्यूमेरिकल्स आपको एट द लास्ट ऑफ द सेशन, मतलब कहा जाए तो जब हमारा रिविजन टाइम चलता रहेगा तब हम आपको न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करेंगे। न्यूमेरिकल्स तब क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि तब आपको फॉर्मूले प्लस डेफिनेशंस प्लस उनके रूल्स पता चल जाएंगे। रूल्स पता होने से आप क्या करेंगे, डायरेक्टली बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सो सबसे पहले हम हमारा बेस प्रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद हम आगे हमारा जो स्टेप बाय स्टेप है हम फॉलो करते चलेंगे। देखिए अब 2-3 टॉपिक्स और बचे, हम उन्हें और क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर विच डज नॉट चेंज volume and enthalpy during the formation of solution are called as ideal solution। अब ideal solution क्या कहलाता है, ideal solution वो कहलाता है जो कि बिना किसी चेंजेस, बिना किसी टेम्परेचर के चेंजेस, बिना किसी वॉल्यूम के चेंजेस, बिना किसी अनदर थिंग यार, किसी नेचर के चेंजेस से जो सॉल्यूशन एज इट इज प्रिपेयर्ड होता है और एज इट इज बनता है, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। वो क्या कहलाता है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन का आपको पहला एग्जांपल दिया गया, मिक्सचर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमो। अब देखिए जो मिक्सचर कराया जाएगा क्लोरोबेंजीन्स और ब्रोमोबेंजीन्स का, सो दैट इज आर आइडियल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब हम फॉर्मेशन करेंगे, जब हम मिक्सेशन करेंगे, सो एज यूजुअल एज इट इज ही रहने वाला है। सो दैट इज आवर आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसा कि आइडियल होगा जस्ट रेसिप्रोक हो जाएगा नॉन आइडियल। नॉन आइडियल जो कि फॉलो नहीं करेगा रूल्स को। लाइक देखिए डेफिनेशन, सच विच सॉल्यूशन विच नॉट ओनली ओबे राउल्स लॉ एन एंटायर रेंज of concentration and temperature and change enthalpy and volume during the formation of solution are called as non-ideal solution। अब देखिए इसमें इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जो कि हमारा फॉर्मेशन के टाइम पर चेंजेस दिखाएगा, टेम्परेचर में चेंजेस दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एज यूजुअल आइडियल का जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो गया, नॉन आइडियल होगा। अब इसके डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस क्यों, क्योंकि डिफरेंस आने के चांसेस हैं इस बार, आने के चांसेस हैं इस बार। इट मीन्स कि आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है थोड़ी ज्यादा है इसकी कि हाँ आ सकते हैं। लाइक हाँ हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन उस पर ध्यान देंगे। देखिए पहला पॉइंट आइडियल एंड नॉन आइडियल, तो जस्ट अपोजिट होगा। सो ये तो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी लगा सकते हैं हम। सॉल्यूशन विच ओबे ऑफ राउल्स लॉ, राउल्स लॉ का सॉल्यूशन ओबे करने वाला आइडियल, नॉट ओबे वाला नॉन आइडियल। इज दैट क्लियर? डू नॉट चेंज एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। आइडियल में कोई चेंजेस नहीं होते, नॉन आइडियल में क्या हो जाएगा, चेंजेस होंगे। फिर डू नॉट चेंज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता घटता नहीं, एज यूजुअल एज इट इज ही रहता है, ठीक है। और नॉन आइडियल में बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पर दिया था, एंड देन आइडियल एंड नॉन आइडियल टॉपिक वाज क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है बेटा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तब मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ बच्चे को यहाँ डाउट आ रहा है। सो मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर दूंगी। देखिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एजियोट्रोफी। अब एजियोट्रोफी क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक। एजियोट्रोफी लास्ट टॉपिक क्यों है, क्योंकि देखिए मैंने यहीं पर इस टॉपिक को और इस चैप्टर को यहीं फिनिश किया। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेफर कर देंगे। देखिए एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन और मिक्सचर। अब सॉल्यूशन भी बोला गया, मिक्सचर भी बोला गया। मिक्सचर दो चीजों की मिलावट करना, लाइक वाटर एंड शुगर, दैट इज आर मिक्सचर। सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं क्योंकि दो चीजों का मिक्सेशन और दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सेशन, दैट इज कॉल्ड आर सॉल्यूशन। इतना तो सभी को याद होगा, पता ही होगा ना, ठीक है। A homogeneous mixture of two volatile liquid of definite composition which boil at the constant temperature। देखिए मैं आपको इन शॉर्ट बता दें कि एजियोट्रोफिक क्या है। सो एजियोट्रोफिक क्या है कि एक तरीके से कहा जाए एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो वॉलेटाइल्स लिक्विड लिए जाते हैं जो डेफिनेटली कहते हैं कॉम्पोजिशन लिए होते हैं, डेफिनाइट होता है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। देन साथ ही साथ बोला गया विच बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या किया जा रहा है, बॉयल किया जा रहा है विदाउट एनी चेंजेस, कोई चेंजेस इसमें नहीं होने वाले हैं। एंड कैन बी डिस्टिलाइज एट द सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक। और इसमें कोई चेंजेस ना होना ही इसके बारे में बताता है कि क्या है हमारा एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन और सिचुएशन है।
देखिए अब आपको सारे टॉपिक जो हैं इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 4 सॉल्यूशन क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ।